नमस्कार और आदाब दोस्तों। कहते हैं इनसे उम्मीद न रख ये हैं सियासत करने वाले, इनसे उम्मीद न रख ये हैं सियासत करने वाले, ये किसी से भी मोहब्बत नहीं करने वाले। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंक्वेट हॉल, निघा मैरिज हॉल। आइए लिए चलते हैं आपको खबरों की तरफ। सबसे बड़ी खबर हमारे पास आ रही है पश्चिम बंगाल के हावड़ा से। हावड़ा के शिवपुर इलाके से हमारे पास खबर आ रही है कि आज अल्पसंख्यक समुदाय के दर्जनों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। यहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और राजीव बैनर्जी खास तौर से मौजूद थे और इनकी अगुवाई में, इनकी देखरेख में यहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का झंडा थाम लिया और जय श्री राम के नारे भी लगाए। रानीगंज में मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल के आसपास गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जल जमाव के कारण यहां से गुजरने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह समस्या पिछले काफी दिनों से चली आ रही है, लेकिन इसका समाधान अब तक नहीं निकल पाया है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन से जुड़े लोगों का कहना है कि इस बाबत आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कई बार खबर दी जा चुकी है। बहरहाल आइए आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से नारकीय स्थिति बनी हुई है। जल जमाव के कारण यहां बिल्कुल नरक का सा वातावरण बन गया है और पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से इधर से गुजरने वालों को तो दिक्कतों का सामना करना पड़ ही रहा है। अस्पताल में आने वाले मरीजों को भी काफी दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन इस समस्या से अभी तक समाधान नहीं मिल सका है यहां के लोगों को। आप एक बार फिर से देखिए कि किस तरह से नारकीय स्थिति बन गई है रानीगंज में मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल के आसपास। और अस्पताल में कार्यरत कर्मचारियों ने कहा कि इस स्थिति की वजह से अस्पताल में आए मरीजों को भी काफी परेशानी हो रही है। খুবই সমস্যা হচ্ছে, বৃষ্টির জলে এখানে বাইরে বেরোনো যাচ্ছে না এবং যারা বেরোতে চাইছে তাদের পা ভেজে যাচ্ছে, কারোর জুতো ভেজে যাচ্ছে। যত জলদি এটা সমস্যা समाधान হয় ভালো হবে। कहा जाता है हॉस्पिटल तो साफ सफाई का मामले में हाँ आगे आगे रहना है सब। अब क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं मतलब पानी जमा हुआ है बहुत, पानी जमा आने जाने में क्या हो रहा दिक्कत हो रहा है। है? क्या होना चाहिए? जितना जल्दी हो सके इसका ठीक होना चाहिए। बोलूँ এবং ড্রেনের জল যত সব রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে এবং সবারই পায়ে লেগে এটা খারাপ হচ্ছে। আপনার নাম? এবং প্রচুর দুর্গন্ধ হচ্ছে, জায়গায় দুর্গন্ধ হচ্ছে, ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে সব দুর্গন্ধের জল। আপনার নাম? আমার নাম ভীম পাল। কি নাম? ভীম পাল। কোথা থেকে এসেছেন? আমি এসেছি ডোবরানা গ্রাম, শ্যামলী থানা। এটা বিগত 3 দিন ধরে আমাদের এই প্রবলেমটা এখানে দেখা দিয়েছে এবং এই ব্যাপারে আমরা মিউনিসিপ্যালিটির আধিকারিকের সঙ্গে কথাও করেছিলাম এবং ওনাদের টিম এসে পরে এটা পর্যবেক্ষণ করেও গেছেন এবং বিগত 3 দিন ধরে ওনারাও খুব যথেষ্ট প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন যে এটা যাতে ক্লিয়ার হয়ে যায়। তো আজকে এই 2 দিন ধরে হঠাৎ বৃষ্টিটা হওয়াতে আমাদের আরও প্রবলেমটা একটু বেড়ে যায়, যেহেতু আমাদের এখানে যে একদম ডাউন লেভেলে আমাদের হসপিটালটা আছে, তো সেহেতু এখানে আমাদের টোটাল নোংরা জলটা ঢুকে পড়ে সেইভাবে গোটা আমাদের হসপিটালকে দুর্গন্ধযুক্ত অবস্থায় একদম আমরা কাজ করছি এবং পেশেন্ট পার্টি বোথ তাদের প্রবলেম হচ্ছে এবং ডাক্তার এখানে বুঝতে পারছে না এবং আজকে ওপিডি এই মুহূর্তে অনেকটাই হালকা করে দেওয়া হয়েছে এবং পেশেন্টদেরকে আমাদের অনেক কষ্ট করে ব্যাক সাইডের ডোর দিয়ে ঢোকাতে হচ্ছে। তো সেই ব্যাপারে আমরা আধিকারিকের সঙ্গে কথাও বলেছি, ওনারা আশ্বাস দিয়েছেন কি আজকের মধ্যে এটাকে ক্লিয়ার করে দেওয়ার চেষ্টা করছেন, কিন্তু আশা করি যেহেতু এটা পুরনো অনেক ড্রেনেজ সিস্টেমের মধ্যে এটা যুক্ত আছে, তো ওনাদের কাছেও এখনো পর্যন্ত ক্লিয়ার নলেজ নেই যে এটা এখনো পর্যন্ত নিচের কীভাবে ড্রেনেজ সিস্টেমটাকে এটা क्लियर करा जाए। वो लोग तो जितना जल्दी हो सके आज तक बोले हैं कि भाई हम लोग का जो ड्रेनेज डिपार्टमेंट देखते हैं उन लोग खुद आए थे पूरा टीम लेके अपना 3 दिन से, लेकिन 3 दिन से वो लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका असल में जहाँ से सोर्स ऑफ जहाँ पे जाम है वहाँ पे वो दिखा नहीं पा रहा है, मैंने फाउंड नहीं करने की वजह से ये प्रॉब्लम तो अभी तक खड़ा है। पेशेंट को तो आने जाने में तकलीफ हो रहा है, हम लोग का भी आने जाने में बहुत तकलीफ हो रहा है, लेकिन क्या करे, उपाय नहीं है। उन लोग को भी बोले हुए हैं, उन लोग भी अपना उसको सॉर्ट आउट। हॉस्पिटल जो है साफ सफाई का सबसे बढ़िया प्लेस होता है और हॉस्पिटल का सामने ही इतना गंदगी, तो कोशिश तो हम लोग भी लगे हुए हैं कि इनका माने उद्धार करने के लिए, लेकिन उपाय नहीं है तब तक हम लोग का ये थोड़ा सा उसको हैंडल करना ही पड़ेगा। তৎকালীন ব্যুরোর পুরো টিম এসে ওনারা পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং কাজটা ওনারা করে যাচ্ছেন এবং আজ সকালেও আমার ওনার আধিকারিকের সঙ্গে কথা হয়েছে যে ওনারা বললেন যে যত জলদি হোক আমরা হসপিটালের এই মানে পরিস্থিতিটাকে ক্লিন আমরা করার চেষ্টা করছি। তো হঠাৎ করে আজকে জলটা হয়ে যাওয়াতে আরও আমরা অনেকটা প্রবলেমের মধ্যে পড়ে গেছি।
তো আশা করছি যে আমাদের মিউনিসিপ্যালিটির আধিকারিকরা এটা যথাশীঘ্র এটার প্রবলেমটা সলভ করে দেবেন। আপনার নাম? আমার নাম শুভেন্দু আড্ড। পোস্ট? পোস্ট এখানে আমি আছি অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পোস্ট হিসাবে মারোই হসপিটালে। जल जमाव के कारण परेशानी का सामना कर रहे हैं रानीगंज के लोग। इस संदर्भ में आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य दिव्येंदु भगत से हमारे संवाददाता ने बात की। दिव्येंदु भगत ने कहा कि इस समस्या का समाधान बहुत जल्दी हो जाएगा। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से कोशिशें लगातार चल रही हैं। আমরা আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন থেকে আমরা স্পেশাল ড্রাইভ হিসাবে আমরা প্রত্যেকটি জায়গাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার জন্য একটা ব্যবস্থা আমরা এর আগেও নিয়েছি এবং স্পেশাল ড্রাইভের আমাদের প্রোগ্রাম এটা চলছে। হ্যাঁ, এখানে একটা হাইড্রেন আছে, সেই হাইড্রেনটাকে পরিষ্কার করার একটা প্ল্যানিং আমাদের আছে। হ্যাঁ, এটা এখন আপাতত চলছে। আর এই সময়ে যে বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার জন্য এটা জাম লেগেছে। আমি এখনই তৎক্ষণাৎ আমি এটাকে জানার পরে আমি সঙ্গে সঙ্গে এখানে ব্যবস্থা নিয়েছি এবং সঙ্গে সঙ্গে এসে এই জায়গাটাকে পরিদর্শন করেছি এবং এখানে পাশে মারওয়াড়ি রিলিফ সোসাইটি হসপিটাল আছে। এই হসপিটালের এই জায়গাটায় এখানে প্রচুর জল জমে আছে, ড্রেন পরিচ্ছন্ন করার আমরা ব্যবস্থা আমরা করছি। না, আমরা এখানে দেখুন, এটা তো ব্রিটিশ আমলের আগেকার তো তৈরি এই জায়গাগুলো, এইসব তৈরি। তারপরে ড্রেনগুলো সব উপর থেকে এখান থেকে বোঝাই যাচ্ছে না। তারপরে আমরা এখানে ওই জায়গাগুলোকে কেটে ওখানে আমরা লোক লাগিয়ে ওটাকে তাড়াতাড়ি যত দ্রুত সম্ভব আমরা করাবার চেষ্টা করছি। এর জন্য রানীগঞ্জবাসীদেরকে আমি আগাম জানাতে চাই যে এইসব বিষয়ে আমরা তৎক্ষণাৎ এটা স্টেপ নিয়েছি এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি এটা শোনার পরে আমি এই জায়গায় এসেছি এবং 5-6 দিনের মধ্যে এটা কাজ করাতে গেলে 1 সপ্তাহ সময় লাগবে, কারণ প্রচুর নোংরা আবর্জনা জমি পরিষ্কার করা যাবে। अगर आप लगातार हवाई यात्रा करते हैं और हवाई यात्रा के जरिए एक शहर से दूसरे शहर की तरफ जाते हैं तो आपको नए गाइडलाइन का पालन करना बेहद ज़रूरी होगा। आप अगर नए गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे तो आपको इसकी सज़ा भुगतनी पड़ सकती है। हमेशा के लिए आपको हवाई यात्रा करने से महरूम किया जा सकता है। सरकार ने नया गाइडलाइन जारी कर दिया है। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र सहित दूसरे कई राज्यों में कोरोना का कहर एक बार फिर से बरपना शुरू हो गया है। इसे देखते हुए एहतियात बरते जा रहे हैं और हवाई सफर करने वाले लोगों पर खास तौर से लगाम लगाया गया है और उनसे आग्रह किया गया है कि नए गाइडलाइन का पालन किया जाए। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के नियामतपुर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहुंचे जितेंद्र तिवारी ने हाल ही में ज्वाइन किया है भारतीय जनता पार्टी। इससे पहले वह तृणमूल कांग्रेस में थे और आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर भी थे। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया और यहां उन्होंने अपनी बातें शेयर की, यहां के कार्यकर्ताओं के साथ, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के साथ। मुख्यमंत्री और मंत्री बनाने के लिए नहीं, केवल विधायक बनाने के लिए नहीं, बंगाल अखंड भारत का हिस्सा रहे। अखंड भारत का हिस्सा केवल भूमिखंड नहीं, अखंड भारत का मतलब है कि भारतवर्ष की जो सोच है वो सोच बंगाल में भी विद्यमान रहे। उस सोच के लोगों को बंगाल से बाहर न किया जाए, दूसरी सोच के लोग बंगाल में अपना कब्जा न कर लें। इसके लिए जरूरी है इस बार परिवर्तन करना ही है। और ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है, इसी लड़ाई में एक सैनिक के रूप में काम करने के लिए, आपके एक साथी के रूप में काम करने के लिए, आपके एक भाई के रूप में, आपके बड़े परिवार में आपके साथ मिलकर आपसे कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए मैंने भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध किया था और मैं इस पूरे परिवार के प्रति कृतज्ञ हूं जिन्होंने मुझे भी यहां आने का मौका दिया, काम करने का मौका दिया। इसके लिए पूरे भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा आखिरकार तृणमूल कांग्रेस में आ गए। तृणमूल कांग्रेस का झंडा उन्होंने आज थाम लिया। आज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में यशवंत सिन्हा ने कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया।
तृणमूल कांग्रेस का झंडा थाम लिया। आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े यशवंत सिन्हा पिछले काफी दिनों से भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे थे और बागी नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, और आखिरकार तृणमूल कांग्रेस का दामन यशवंत सिन्हा ने पकड़ लिया और इसके बाद उन्होंने ममता बनर्जी की काफी तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी में काफी समर्पण है। कंधार अपहरण के दौरान ममता बनर्जी ने जो साहस का परिचय दिया वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस तरह की बातें कही यशवंत सिन्हा ने। आइए देखते हैं और उन्होंने क्या कहा इस मौके पर। 1980 में भी था, लेकिन जैसा मैंने कहा कि क्रीपिंग एक्विजिशन, क्रीप कर कर के आगे बढ़ कर एक व्यवस्था बन गई है कि चुनाव आयोग जब घोषणा करेगा चुनाव का तो वो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लेगा और उसका पूरा शासन जो है वो चुनाव आयोग के हाथ में चला जाता है। चीफ सेक्रेटरी कौन बनेगा चुनाव आयोग तय करेगा, डीजी कौन बनेगा चुनाव आयोग तय करेगा, एडीजी कौन बनेगा चुनाव आयोग। कहां से यह अधिकार मिला चुनाव आयोग? तो इसलिए, और वो भी हम शायद माइंड नहीं करते, लेकिन जैसा मैंने शुरू में आपसे कहा कि वो स्वतंत्र संस्था रही ही नहीं, वो तो आज कठपुतली है भारत सरकार की। इसलिए विश्वास उठ गया है चुनाव आयोग। इसलिए उन्होंने क्या कहा, उनके मातहत जो लोग हैं उन्होंने क्या कहा कि कैसे अटैक हुआ नहीं हुआ, वो बिल्कुल बेमानी बात है आज के दिन। और जिसको चोट लगी वही बता रहा है जब कि कैसे अटैक हुआ, तो उससे बेहतर और बयान कौन कर सकता है इसका। जब मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र संस्था नहीं रही, तो मेरा मतलब यही था साफ तौर पर कि जिस प्रकार प्रजातंत्र की अन्य संस्थाएं भारत सरकार और खास करके मोदी शाह के नियंत्रण में चली गई हैं, उसी प्रकार चुनाव आयोग भी चला गया है। आज हमारी ममता जी से जब बात हो रही थी, 8 फेज का चुनाव बंगाल में कराएंगे, किस बेसिस पर कराएंगे? पहले 7 फेज हुआ था, तो इस बार 8 फेज कराएंगे। मैंने तो एक ट्वीट करके लिखा कि 294 दिन क्यों नहीं चुनाव कराया? हर दिन एक विधानसभा का चुनाव होगा, कराते रहो चुनाव, तुम्हारा शासन चलता रहेगा। ये कोई मतलब हुआ? आज की बंगाल की परिस्थिति में और पहले की बंगाल की परिस्थिति में आसमान जमीन का अंतर है। तो नहीं, पहले हुआ है इसलिए हम कराएंगे इसको। और सबसे जो आश्चर्य की बात है, एक जिले में चुनाव हो रहा है, एक ही जिले में एक दिन एक कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव हो रहा है, दूसरे दिन दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव हो रहा है। आप एक ही दिन को नहीं एक जिला में एक चुनाव कराते हैं। तो तोड़ मरोड़ कर चुनाव कराने का जो फैसला है वो मोदी शाह के नियंत्रण में लिया गया है और भारतीय जनता पार्टी को एडवांटेज पहुंचाने के ख्याल से लिया गया, और हम इसका घोर विरोध करते हैं। थैंक यू। बंगाल में चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव की तैयारी काफी शबाब पर है। इसी क्रम में संयुक्त मोर्चा की तरफ से भी उम्मीदवार यहां दिए जा रहे हैं। जामुड़िया से संयुक्त मोर्चा की तरफ से ओइशी घोष को खड़ा किया गया है, उम्मीदवार बनाया गया है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी ओइशी घोष में काफी उत्साह दिख रहा है। हमारे जामुड़िया संवाददाता ने ओइशी घोष से बातचीत की आज जामुड़िया के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय में। आईसी जी, खास बात इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, जामुड़िया विधानसभा से सीपीएम का कैंडिडेट के तौर पर आपका नाम सामने आया है, आईसी घोष का नाम सामने आया है, और ये काफ़ी लंबा रिकॉर्ड भी रहा है कि जामुड़िया से जो एमएलए बना है सीपीएम का ही बना है। तो क्या लगता है आपको, इस रिकॉर्ड को आप कायम रख पाएंगे? देखिए, जो सीपीएम है उन्होंने यहाँ पे जो जामुड़िया के कांग्रेस से हमारे वो इस बात से हर वक्त इस बात के लिए लड़े हैं कि लोगों की जो बुनियादी सवाल है, रोजगार का सवाल है, छात्रों युवाओं का जो रोजगार का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, ये हमारे जो कॉमरेड्स हैं उन्होंने जामुड़िया में इस चीज़ को बरकरार रखा है कि वो हर दिन लोगों के साथ रह के उस बात को सुनिश्चित करे, लड़े और उनकी जो लड़ाई है वो विधानसभा तक पहुंचाए। और इसीलिए जामुड़िया के जो आवाम है, जो जामुड़िया के लोग हैं,
चाहे वो मजदूर वर्ग के लोग हो, छात्राएं हो, युवाएं हो, महिलाएं हो, अल्पसंख्यक या कोई भी हो, वो लोग इस बात से सुनिश्चित है कि लाल झंडा का जो पार्टी है वो लोगों के हर हालत में, हर समय पे उनके साथ रहे। और इसलिए ये बात अभी भी है कि यहाँ के लोग एकदम कॉन्फिडेंट हैं, यहाँ के जो हमारे कॉमरेड्स, हमारे साथी हैं, वो एकदम कॉन्फिडेंट है, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। और ये हमारी आशा है, ये हमारी पार्टी की आशा है, हमारे कॉमरेड्स के साथ आशा है कि इस तरीके से हम लड़ेंगे एकदम सामने तौर से, और इस चीज़ को हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ पे जो लाल झंडा इतने सालों से उड़ा है वो उड़ता रहेगा। अच्छा, क्या टारगेट रहेगा आपको विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, इस समय पे जो हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि बीजेपी और टीएमसी जिस तरीके से एक साथ काम कर रहे हैं, मतलब बीवी और मोदी जो पूरा पश्चिम बंगाल में खेल करने की कोशिश कर रहा है, इस पॉलिटिक्स को, इस राजनीति को पहले तो रिजेक्ट करने की बात है। दूसरी बात ये है कि अगर जमुरिया की आप कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखें तो ये जो कोयला खदान है, इसको किस तरीके से निजीकरण किया जा रहा है। यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस की जो हालत है, कॉलेजेस सही तरीके से नहीं बढ़ पा रहे हैं, युवाओं को अगर नौकरी ठीक तरीके से नहीं मिल पा रहा है। हम लोग बोल रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं बन पाया है। वो वामफ्रंट के जो 34 साल का समय था उस समय पे बना था, और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। ये जो एक इलाका है, इसको अगर डेवलप करना है, ये डेवलप नहीं हुआ है तृणमूल के समय पे। और पिछले 10 साल में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, इतना ज़्यादा सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है कि टीएमसी के लोग यहाँ आए हैं, पैसे लिए हैं, अपना सिर्फ मुनाफा देखा है और चले गए। यहाँ के लोगों के लिए कुछ नहीं किया है। लेकिन यही आने वाले समय में हमारा लोगों के लिए, जमुरिया का जो लोग है, साथ साथ पश्चिम बंगाल के जो आवाम है, उनके लिए यही बात है कि ये जो पॉलिटिक्स है, ये राजनीति है जो टीएमसी करने की कोशिश कर रहा है, जो स्पेस बना दे रहा है बीजेपी के लिए, इसको रिजेक्ट करना है। और बीजेपी तो कतई नहीं आ सकता, क्योंकि बीजेपी को बहुत अच्छे से पता है कि वो जिस तरीके से धर्म और जात के नाम पे राजनीति करने की कोशिश कर रहा है पैसे डाल के, यहाँ के कॉमरेड्स कभी बिके नहीं है और वो आने वाले समय में भी लड़ाई एकदम सामने से लड़ेंगे। ये सुनिश्चित है, हमारी जो लड़ाई है, जो आम जनता की लड़ाई होगी, उसको केंद्र करके ही हम इस चुनाव में भी जाएंगे। अच्छा, देखा गया आईसीजी की जो यहाँ के विधायक रहा है वो लोकल ही रहा है, स्थानीय ही रहा है, तो इसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या ये मुद्दा भी उठ सकता है? देखिए, बात यही है कि पार्टी ने कैंडिडेट दिया है और मैं पश्चिम बर्धमान से हूँ। मेरे पापा यहाँ पे काली पहाड़ी में भी थे, बहुत सारे जॉब के, वो डीवीसी में थे, रिटायर हो चुके हैं, लेकिन जॉब के इससे सिलसिले में पश्चिम बर्धमान में कई सारे जगह में मैं रही हूँ। मेरा पूरा बचपन यहाँ पे, मैं बर्धमान से लेके पूरा दुर्गापुर तक मैं रही हूँ। बहुत सारे जगह में मैंने पढ़ाई यहाँ से की है। ऑब्वियसली पढ़ाई का माहौल 2011 के बाद ऐसा नहीं था। बहुत सारे कॉलेजेस में जिस तरीके से यहाँ पे सेमेस्टर के फीस होते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी, जिस तरीके से यहाँ पे कॉलेजेस बंद होने लग गए, पढ़ाई नहीं हो पाती थी, बहुत सारे कारणों की वजह से बहुत सारे हम ऐसे छात्राओं को, युवाओं को बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़ा। लेकिन ये बात सुनिश्चित है कि जो स्टूडेंट्स फोर्सफुली माइग्रेट करना पड़ा, वो अपने राज्य में आके काम कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं और आने वाले समय में ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में पिछले 10 साल में जो हालत किया गया है, वो आने वाले समय में किसी भी युवा या छात्राओं को फेस ना करना पड़े। और इसीलिए ये लड़ाई करना इस समय पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात को सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि जमुरिया के जो छात्राएँ हैं, युवाएँ हैं या यहाँ के जो मजदूर हैं, इनका बात एकदम सामने के सरी से एकदम विधानसभा पहुँचे। बहुत इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ बने रहें और अपनी सूचनाएं भी हम तक पहुंचाते रहें, अपनी खबरें भी हम तक पहुंचाते रहें, ताकि आपकी बातों को, आपकी सूचनाओं को हम जनता तक पहुंचाएं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।